सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जल्दी से लाइव आ जाइए अपने। हाँ, जय बजरंगबली। गुड मॉर्निंग। कल वाली पीडीएफ डाल दी थी मैंने हाथों हाथी। क्लास ऑफ होते ही डाल देता हूँ मैं। टेक्निकल टीम को कॉल कर लिया करो अगर नहीं मिलती है तो, क्योंकि यहाँ से क्लास ऑफ होते ही पीडीएफ आपकी डाल दी जाती है। गुड मॉर्निंग, चलिए चलते हैं आगे। हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका था, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। इनकी हिमालय वाली पूरी कहानी। हिमालय के अपना भौतिक विभाजन कर लिया, प्रादेशिक विभाजन कर लिया और हिमालय के दर्रे कर लिए थे। तो ये बात हिमालय वाली सारी की सारी बातें हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदान की। ये इधर तो है हमारा आर्क, नीचे नीचे रहेगा प्रायद्वीपीय पठार, और ऊपर ऊपर रहेगा हमारा हिमालय। ये बीच वाला जो पार्ट है ये है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। इस मैदान को हम तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे। देखिए इधर इधर वाला हिस्सा जो है इसका, यानी कि इस साइड वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है सिंधु का मैदान। किसका मैदान है? सिंधु का मैदान। यानी कि इन पर्वतों में जो भी मैदान चित्र, इधर वाला जितना भी पार्ट होगा सारा सारा कहलाएगा सिंधु का मैदान। इधर वाले हिस्से में जितना भी भाग है इसका, हिमालय को छोड़कर जितना भी भाग रहेगा, जो भी मैदान रहेगा वो कहलाएगा किसका? ब्रह्मपुत्र का मैदान। बीच वाला सारा का सारा जो हिस्सा रह गया हमारा, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये कहलाता है गंगा का मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में? मैप से कंफ्यूज नहीं होगे। मैप में अगर अच्छे से करोगे तो मैप ही सबसे अच्छा तरीका रहेगा जो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आप सीधा नोट करोगे तो वो हमें ये लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। मैप के अंदर अगर आपको मैप याद नहीं है तो पहले मैप याद कर लीजिए, क्योंकि मैप याद होगा तो ये बहुत इजी रहेगा हमारे लिए। गंगा के मैदान के दो हिस्से हैं। ये जो पूर्वी हिस्सा, इसका पूर्वी हिस्सा, इसको कहा जाता है अवध का मैदान। पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता है? अवध का मैदान। और ये जो पश्चिमी हिस्सा है इसका, ये कहलाता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड या रुहेलखंड का मैदान। तो इतना विभाजन होगा मैदान का, जिसको हम डिटेल से करने वाले हैं। ये लो। अरे अभी रक्षाबंधन आने दो, अभी आपको फिक्र होने लग गई रक्षाबंधन को कितने दिन ऑफ रहेगी। पढ़िए तो सही। तो ये तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का। गंगा का मैदान है उसके दो भाग होंगे, बुंदेलखंड का पश्चिमी हिस्सा बुंदेलखंड या रुहेलखंड का मैदान, और पूर्वी हिस्सा अवध का मैदान कहलाएगा। तो आते हैं हम सबसे पहले गंगा के मैदान पर।
सबसे पहले हम सिंधु का मैदान करते हैं। ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है, ये कहलाएगा सिंधु का मैदान। हाँ, मैप से अच्छा याद होगा सर। कब तक कोर्स पूरा करवाओगे? लगभग 10-15 15 एक दिन और लगेंगे। बड़ा टॉपिक भौतिक सामान्य परिचय बड़ा होता है, फिर भौतिक प्रदेश थोड़ा बड़ा है, और फिर एक बड़ा टॉपिक आ जाएगा हमारे अपवाद अंतर या जलवायु। ये 2-3 टॉपिक बड़े, बाकी रोजाना एक दिन में एक टॉपिक होता जाएगा अपना आराम से। इस साइड में है हमारे एक झील। इस झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। हमने वहां पर भी की थी ये। हिमालय के अंदर भी यहाँ से 3 नदियां निकली थी, एक उत्तर में सिंधु, इधर पश्चिम में सतलज, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र। बहुत बार एक सीधा सा क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी नदियां जो हिमालय पार से आती है? ऐसी कौन सी नदियां हैं जो हिमालय पार से आती है? तो हिमालय पार से आने वाली नदियां जो है वो कौन सी है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र है। साथ साथ में पढ़ते जाइए, याद होता जाएगा। सिंधु नदी जाती है लद्दाख में ऊपर ऊपर, और फिर चली जाएगी किधर? पाकिस्तान में बहेगी और आगे जाकर गिर जाएगी अरब सागर में। ये है हमारी सिंधु नदी। ये आ गई अपनी कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु के बाद यहां से हिमाचल से चलेगी एक, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और फिर जाकर मिल जाएगी ये सिंधु में चिनाब नदी। आप भी साथ साथ बनाना चाहो तो नक्शे के अंदर बना सकते हो। ये आगे हमारी कौन सी नदी? चिनाब नदी। ये ऊपर कौन सी हो गई? सिंधु नदी। चिनाब और सिंधु के बीच में एक नदी और आ जाती है, झेलम नदी। चिनाब से नीचे हिमाचल से सीधा पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाकर मिल जाएगी चिनाब से रावी नदी। फिर एक मानसरोवर झील से आएगी हिमाचल, और पंजाब में बहती हुई चिनाब में मिल जाएगी। नदी का नाम है
सतलज नदी। फिर एक ये हिमाचल से चलेगी, पंजाब में आकर सतलज में मिल जाएगी, नदी का नाम है व्यास। मानसरोवर झील है, देखो क्लास अपलोड होने में टाइम लगता है। मैं यहाँ से जैसे ही क्लास ऑफ होती है वैसे ही इसको ऐप के ऊपर, यानी कि इसको जो 2-3 प्रोसेस है वो यहाँ से करके मैं टेक्निकल टीम के पास अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद ऐप पर अपलोड होने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने की है 6 नदियां बनाई है। कौन कौन से, देखो ऊपर सिंधु, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, व्यास और सतलज। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पाए जाते हैं दोआब। क्या मिलेंगे आपको यहाँ पर? दोआब। दोआब होता है दो नदियों के बीच का स्थान। दो नदियों के बीच का स्थान कहलाता है दोआब। और यहां पर कितने दोआब है? 5 दोआब मिलेंगे आपको। कितने? 5। और 5 को पंजाबी में बोलते हैं पंज। 5 को पंजाबी में क्या बोलते हैं? पंज आब है, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया? कितने आब है यहां पर? पंज प्लस आब, इसी क्षेत्र का नाम हो गया इसी कारण पंजाब। कितने? 5 आब थे, पंज आब थे, इसी कारण इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया? पंजाब। सतलज और व्यास के बीच जो द्वाब है उसको बोलते हैं बिष्ट द्वाब। व्यास और रावी के बीच इसे बोलते हैं बारी। रावी और चेनाब के बीच है उसको बोलते हैं रचना द्वाब। चेनाब और झेलम के बीच है वो है छाछ या छाछ का द्वाब। और झेलम और सिंधु या चेनाब और सिंधु के बीच, सिंधु के पास का जो भी द्वाब है वो कहलाता है सिंधु सागर द्वाब। तो ये इस प्रकार 5 आब है। देखिए मेरी क्लासें अभी स्टार्ट हुई है, 5-7 दिन हुए हैं केवल। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो सीधी सी एक कहानी। ऊपर एक लाइन बनाइए, कौन सी नदी हो गई? सिंधु नदी। ऊपरी ऊपर कौन सी नदी आ गई? सिंधु। सिंधु के बाद कौन सी नदी आती है? क्रम से ऐसे लिख सकते हो आप, अगर नोट्स में लिखना चाहते हो। झेलम नदी। झेलम ये तो चिनाब नदी। चिनाब नदी। चिनाब से नीचे कौन सी थी? रावी। रावी से नीचे व्यास। और व्यास से नीचे थी सतलज। बात वही है। हाँ भी, गुड मॉर्निंग।
हाँ 9 क्लासें हो गई शायद तक। ये 6 नदियां, इनके बीच का जो स्थान है वो द्वाब था। सतलज और व्यास के बीच का द्वाब कहलाता है विष्ट द्वाब। रावी और व्यास के बीच का द्वाब कहलाता है बारी द्वाब। रावी और चिनाब के बीच का द्वाब कहलाता है रचना द्वाब। चिनाब और झेलम के बीच का द्वाब कहलाता है छाछ या छाछ का द्वाब। छाछ या छाछ द्वाब। और सिंधु के पास का जो द्वाब है वो कहलाएगा सिंधु सागर द्वाब। ये लो, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, वो आपकी इच्छा है। मैंने आपको दोनों टाइप बता दिए इसके। नक्शे में नहीं करना चाहते तो इसे सीधा सीधा लिख दीजिए। आएंगे 5 द्वाब। 5 द्वाब के कारण ये पंज, आप के कारण पंजाब। अभी वैसे तो एक ये दूसरी स्लाइड है ये। अब इसके बाद आता है सिंधु के मैदान में केवल द्वाब पढ़ने थे। सिंधु के मैदान में केवल और केवल क्या पढ़ने थे? द्वाब हमें करने थे। इसके बाद आता है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान में देखिए क्या कहानी है। ऊपर हिमालय पर्वत है, उसकी अनेक पर्वत श्रृंखलाएं चल रही है ऐसे। मान लो कि ये क्या है? हिमालय पर्वत। इस हिमालय पर्वत से हिमालय पर्वत से आती है कौन सी नदी? गंगा। या गंगा के मैदान में उत्तर का जो विशाल मैदान में, उसमें लगभग सारी नदियां कहां से आ रही है? हिमालय से। और जो नदियां हिमालय से आएगी वो सारी की सारी किसमें मिलेगी? गंगा में। तो वो एक नदी का एक प्रारूप बना रहा हूं मैं। तो हिमालय के ये उत्तर के मैदान में ये प्रारूप लगभग चलता रहता है हमेशा। देखो नदी ऊपर से आएगी तो बहुत ही तीव्र ढाल होगा। बहुत ही क्या होगा? तीव्र ढाल। ऊपर से नदी आ रही है तो ढाल क्या है इसका? बहुत ही तीव्र। अब तीव्र ढाल में जब नदी बहती है तो क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी पत्थर आएंगे ये इन पत्थरों को उखाड़कर अपने साथ ही बहाकर ले आएगी। यानी कि इस हिमालय के पत्थरों को भी अपने साथ बहाकर ले आती है। जो भी रुकावट आई इसमें उनको ले, और यहां पर लाकर जैसे ही ढाल मंद होता है वहां पर इन पत्थरों को क्या कर देती है? ये जमा कर देती है। ढाल तीव्र है, तेज भाव है, तो वहां पर ले आई। जैसे मैदान आएगा वैसे क्या होगा? वो अपने साथ बहाकर नहीं ले जा सकती, तो उन्हें वहां पर जमा कर दिया। और ये जमा, इतने पत्थर जमा हो जाते हैं कि यहां पर नदी ही क्या हो जाती है? भूमिगत। नदी आगे चलती है, यहां पर नदी क्या हो गई? भूमिगत हो गई थी। नदी क्या हो गई यहां पर?
भूमिगत, यानी कि इतने पत्थर जमा हो जाते हैं कि नदी उनके नीचे से बहती है, उन पत्थरों के ऊपर से हम गुजरेंगे तो हमें नदी दिखाई ही नहीं देगी। नदी की पूरी नदी क्या हो जाती है, भूमिगत हो जाती है। देखिए सरस्वती नदी भूमिगत, वो प्राचीन काल में चलती थी, अब भूमिगत माना जाता है उसे। इधर आइए, अपने नदियां जब करेंगे तो वो बात वहां पर आ जाएगी। यहाँ पर भूमिगत का अर्थ अलग है, वो सरस्वती वाली भूमिगत अलग है। हिमालय से नदी आई, इनसे अनेक कंकड़ पत्थर उठाकर अपने साथ रहे, और यहाँ जहां जैसे ही मैदान में प्रवेश करेगी वो मैदान में बहाव धीमा हो जाएगा, तो उन पत्थरों को वहीं जमा कर दिया, और वो पत्थर आकर जमा होते गए और नदी क्या होगी, उनके पत्थरों के नीचे से बहती है, भूमिगत हो जाती है। ऐसा क्षेत्र कहलाता है नंबर 1 भाबर प्रदेश। क्या कहलाता है, भाबर प्रदेश। और ऐसे भाबर प्रदेश पाए कहां जाते हैं, देखिए ये भाबर प्रदेश कहां पाए जाते हैं, शिवालिक श्रेणी में। ऐसे भाबर क्षेत्र कहां पाए जाते हैं, शिवालिक श्रेणी में। है उत्तर के मैदान का ही भाग, लेकिन ऐसे क्षेत्र भाबर प्रदेश लगभग शिवालिक श्रेणी के अंदर ही बन जाते हैं। कुछ ऊपर ऊपर बनते हैं उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर भी। उसके बाद जैसे ये बाहर निकलती है तो अंदर से खूब मिट्टी लेकर आती है, तो एक दलदली क्षेत्र का निर्माण कर देगी कुछ दूर तक। कैसा क्षेत्र बना देगी, एक दलदली। ये क्षेत्र कहलाता है नंबर 2 तराई प्रदेश। तराई प्रदेश, और यहां पर पाए जाते हैं पाताल तोड़ कुएं, यानी कि पाताल तक जाने वाले गहरे गहरे कुएं जो है वो यहां पर इस क्षेत्र के आसपास में पाए जाते हैं। जहां नदी भूमिगत होकर वापस बाहर आती है, वहां पर क्या हो जाता है, पूरा पानी दलदली सा हो जाता है। और दलदली क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो है वो कहलाता है तराई प्रदेश। ये पाए जाते हैं शिवालिक के जस्ट बाद में, शिवालिक के नीचे वाले क्षेत्र में। शिवालिक श्रेणी के नीचे, यानी कि शिवालिक से हम दक्षिण में आएंगे, और तो ऐसे क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। दो बात हो गई हमारी, भाबर प्रदेश हो गया, तराई प्रदेश हो गया। फिर तीसरे की बात करते हैं। अब जहां पर नदी बहती है वो तीसरा क्षेत्र होता है जिसे हम बोलते हैं जलोढ़ प्रदेश। जिसे हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ प्रदेश। अब ये जलोढ़ प्रदेश जो है, इसके दो रूप है। खादर और पांगर। जलोढ़ के दो रूप है, खादर और पांगर। खादर क्या होता है, नदी के पास निम्न भूमि। खादर कौन सा क्षेत्र कहलाता है, नदी के पास की निम्न भूमि, खादर। तो नदी के पास है, ये भी नदी के पास, नदी के पास उच्च भूमि, नदी के पास उच्च भूमि जो होती है वो क्या कहलाती है, पांगर। अब नदी के पास निम्न भूमि होगी तो वहां पर क्या आएगी, प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी।
खादर जो है नदी के पास की निम्न भूमि और निम्न भूमियों पर थोड़ी सी बरसात होते ही क्या हो जाती है, बरसात बाढ़ आ जाती है। जबकि उच्च भूमियों पर थोड़ी सी बरसात नहीं, बहुत अधिक बरसात ला नीनो आती है जिस वर्ष, यानी कि 4-5 वर्ष बाद बाढ़ आएगी। खादर में तो क्या होता है, प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी। बांगर में 4-5 साल में एक बार बाढ़ आती है। प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी तो यहां पर कैसी मिट्टी होगी, नवीन मिट्टी। यहां प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आ रही है तो यहां पर कैसी मिट्टी है, पुरातन मिट्टी है। दोनों ही उपजाऊ, चाहे वो इधर वाला क्षेत्र हो चाहे वो, है दोनों के दोनों उपजाऊ क्षेत्र। खादर वाला क्षेत्र है, इससे क्षेत्र पाए जाते हैं सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। जबकि बांगड़ वाले ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में। हालांकि बिहार में खादर भी अधिक है और बांगर ज्यादा, इसलिए मैंने बांगर वहां, यानी कि इसके बाद ये वाला है तो इसमें भी दूसरे नंबर पर बिहार ही आएगा। यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए हमें क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा यहां से, देखो एग्जाम में आता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये जो जलोढ़ शब्द है इसको मिट्टी का नाम दे देंगे बस। ज्यादातर एग्जाम में नवीन और पुरातन ये शब्द सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में। या नदी के पास की निम्न भूमि क्या कहलाएगी, उच्च भूमि क्या कहलाएगी। जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती वो क्षेत्र क्या कहलाता है। खादर प्रदेश सबसे ज्यादा कहां पर है और बांगर सबसे ज्यादा कहां पर है। तो ये पार्ट रहता है इसके अंदर, जलोढ़ के अंदर। जलोढ़ के बाद नदी आगे चलती है। अनेक छोटी छोटी शाखाओं में बहकर ये क्षेत्र जो है लास्ट वाला अब हमारा, ये क्षेत्र भी कैसा है, दलदली। या इसका आकृति कैसी होगी, त्रिभुजाकार या पक्षीपाद। ये दलदली क्षेत्र है, नदी त्रिभुजाकार रूप ले लेती है, पक्षीपाद रूप ले लेती है। ये क्षेत्र कहलाता है नंबर 4 डेल्टा। ये क्षेत्र क्या कहलाता है, डेल्टा कहलाता है।
नहीं, पेंटर नहीं हूँ, ड्राइंग सब्जेक्ट रहा है 5 साल मेरे पास। जो चीजें एक साथ लिखी जाएगी वो एक साथ ही लिखी जाएगी। अब इसको आधी अलग बनाओ आधी अलग बनाओ, 2 स्लाइडों में नहीं लिख सकते इसको हम, एक स्लाइड में लिख सकते हैं। इसलिए मैंने इतना ज्यादा नहीं, कोशिश कर रहा हूं जितना कम हो सके उतना कम। और ये पत्थर कई बार नदी के बीच में आ जाते हैं बहते हुए, और नदी के बीच क्या बना लेते हैं, एक टापू। ये जो टापू बना है ये टापू कहलाता है हूड। नदी के बीच बनने वाला टापू क्या कहलाता है, हूड। ठीक है। नदी के किनारे पर लाइट शब्द है, कुछ झीलें बन जाती है जिन्हें कहा जाता है गोखरू झील। ऊपर तो शायद कुछ लिखा ही नहीं था। तो ये हो जाता है हमारा उत्तर का विशाल। टापू क्या होता है, टापू या द्वीप एक जैसी बात होती है। नदी के बीच में छोटा सा एक मिट्टी का भाग ऊपर उठ गया, पानी बह रहा है चारों तरफ, लेकिन बीच में क्या बन गया, एक पत्थर आया और उसके पास मिट्टी जमा होती गई, और वो मिट्टी जो है, मिट्टी का भाग है, वो पानी से ऊपर उठकर एक बीच में हार्ड जगह जो है वो बन जाती है, यानी कि पथरीली जगह या चट्टानी जगह बन जाती है, वो कहलाता है टापू, जिसके चारों ओर क्या है, पानी फैला हुआ है। इसको लिख लीजिए। दर्शन, आपका बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, आपको पढ़ा रहा हूँ वही सब्जेक्ट बेस्ट होगा। और कुछ कराते हुए देखा है मैंने, ज्योग्राफी ही कराता हूँ मोस्टली मैं, ज्योग्राफी से ही नेट जेआरएफ हूँ। चलिए, चले आगे। इसके बाद नानक से ही करते हैं अपने। देखो, ब्रह्मपुत्र वाला जो मैदान है, बात कर रहे हैं हम किसकी, ब्रह्मपुत्र का मैदान। रीट में ज्योग्राफी नहीं होती है, रीट के अंदर तो एसएसटी होती है। मानसरोवर तिब्बत में है, वर्तमान में चीन। डेल्टा, सुन लीजिए, डेल्टा क्या होता है, नदी जब समुद्र में गिरती है तो अनेक छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है। नदी समुद्र में गिरने से पहले अनेक छोटी छोटी शाखाओं में बंट गई और एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, और ऐसा क्षेत्र कहलाता है डेल्टा। और डेल्टा, ये जो गंगा नदी, क्योंकि भारत की नदियां सारी, हिमालय की जो नदियां, उत्तर के मैदान की सारी नदियां किसमें मिलती है, गंगा में, और गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है वो डेल्टा कहलाता है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये सुंदरवन डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है।
दिल्ली पुलिस में 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे और रीट के अंदर एसएसटी होता है, एसएसटी का ही पेपर देना होगा अगर आपको हिंदी भी लेना है तो भी। इधर आ जाइए अपने अब ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान में क्या होता है, नदी 90 डिग्री के कोण पर मुड़ती है। नदी कितने डिग्री कोण पर मुड़ जाती है, 90 डिग्री के कोण पर मुड़ती है। और 90 डिग्री के कोण पर मुड़ने के कारण, आकृति हम डायग्राम बनाएंगे, इसके कारण क्या हो जाता है, यहां पर गुफाओं का निर्माण, गुफाओं एवं कंदराओं का निर्माण। गुफा और कंदरा में क्या अंतर होता है, देखिए। गुफा उसे कहेंगे जो एक तरफ से स्टार्ट होकर दूसरी तरफ क्रॉस कर जाती है, और जो क्रॉस नहीं करती, बीच में बंद हो जाती है, वो कहलाती है कंदरा। इतना सा अंतर है। गुफा क्या होगी, अगर यहां से हम प्रवेश करेंगे जमीन के अंदर, दूसरी तरफ कहीं पर भी वो बाहर निकलेगी ही निकलेगी। जो बाहर निकल गई तो वो क्या कहलाएगी, गुफा। अगर वो बाहर नहीं निकलती है तो वो क्या कहलाएगी, कंदरा। तो ये गुफा और कंदराओं का निर्माण करती है। बनती कैसे है, एसआई में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आपका, ज्योग्राफी का। है कहां डेल्टा, पश्चिम बंगाल के पास था डेल्टा, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के नीचे का वाला डेल्टा आएगा आगे। अभी हमने तो केवल एक प्रारूप देखा है, डेल्टा कहां पर है, ये नदियां कहां कहां से आ रही, नदियों वाले पार्ट में पूरा आएगा डिटेल से। सुंदरवन डेल्टा हम डिटेल से पढ़ेंगे जब नदियां आएगी वहां पर। अभी हम नदियां नहीं कर रहे, हम केवल मैदान का पार्ट कर रहे थे। अब देखो नदी क्या कर रही है, ऐसे आई 90 डिग्री के कोण पर ऐसे मुड़ जाती है नदियां। नब्बे डिग्री के कोण पर ऐसे मुड़ती है ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो। अब ऐसे मुड़ने का कारण होता है कठोर चट्टाने, कठोर चट्टाने। अब इस मोड़ पर अगर मुलायम चट्टान है तो वो नदी क्या करेगी, इस चट्टान के नीचे से बहती जाएगी और आकर कहा क्या होगा, इसमें मिल जाएगी और फिर ये इस प्रकार बहने लग जाएगी, यहां से भी, यानी कि इधर से भी बह रही है, इधर से भी बह रही है, और ये बीच में क्या बना दिया उसने, एक द्वीप। इसी प्रकार तो ब्रह्मपुत्र के अंदर एक द्वीप प्रसिद्ध है, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी ही बनाती है। और माजुली द्वीप की खास बात है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो इस प्रकार नदी बह रही है, यहां से सीधी टक्कर लगाएगी तो पानी क्या होगा, अंदर जाता जाएगा धीरे धीरे। पानी सबसे ताकतवर चीज जो होती है वो पानी होता है, ये समझ लीजिए। ऐसी चीजें असम में सारे, असम और अरुणाचल प्रदेश में। गुफा और सुरंग एक ही होती है, गुफा बोल दीजिए या सुरंग बोल दीजिए, वो एक ही है। गुफा और कंदरा अलग अलग होती है। इसीलिए कभी आप देखना गुफाएं और कंदराएं लिखा आएगा, गुफाएं जो आर पार होती है और कंदरा जो आर पार नहीं हुई। तैरता हुआ द्वीप नहीं होता ये। तो ये यहां से इस प्रकार आती है तो ये क्षेत्र बन जाता है, इस प्रकार के द्वीप बन जाते हैं। बड़े द्वीप भी है, छोटे द्वीप भी है, और नदियां कई बार द्वीप बनाती नहीं है। ये कंदराओं का रूप, यहां तक कि पानी यहां से जैसे चला पानी और ये थोड़ी दूर गया, आगे गया ही नहीं पानी, इसके अंदर ऐसे जाकर ऐसे घूम फिर कर यहीं से वापस आ जाता है। और ये कई बार आगे टूट जाता है, ये जब टूटा नहीं तो ये क्या हो गई, कंदरा। जब पानी पूरा आगे नहीं गया
रास्ते में ही रह गया और है अंदर ही, ऊपर चट्टाने हैं। कई बार ये सुरंग के रूप में यानी कि गुफा के रूप में अंदर आ जाता है तो द्वीप का निर्माण नहीं, ऊपर से धीरे धीरे चट्टाने टूट जाएगी तो बीच में द्वीप भी बन जाता है। तो ये हो जाता है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, गंगा का मैदान हो गया, सिंधु का मैदान। तीनों मैदान हो चुके, हमारे मैदानी प्रदेश यहां पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है हमारा थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भी हम सीधा करते हैं नक्शे के बजाय। मान लो कि ये है हमारा थार का मरुस्थल। मान लो ये क्या है, हमारा थार का मरुस्थल है। ये इधर वाला स्थान है पाकिस्तान, इधर वाला पार्ट है किसका, भारत का। इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है। ये कौन सा मरुस्थल, पाकिस्तान में पूरे थार के मरुस्थल का कितना हिस्सा है, 38%, और भारत में कितना है, 62%। पाकिस्तान में 38% है और भारत में कितना है, 62% है। टोटल क्षेत्रफल है 2,92,000 वर्ग किलोमीटर। टोटल क्षेत्रफल कितना है इसका, 2,92,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 38% पाकिस्तान में और 62% भारत में है। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 6.80% क्षेत्र घेरता है। यानी कि भारत का जो क्षेत्र है पूरा, उसका मात्र 6.8% ये ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर थार का मरुस्थल फैला हुआ है। भारत में है तो 62, यानी कि टोटल का 62 है, लेकिन भारत का कितना क्षेत्र गहरा है, ये मात्र 6.8। और भारत में इसका क्षेत्रफल है लगभग 2,09,041 वर्ग किलोमीटर। भारत में इसका क्षेत्रफल है लगभग 2,09,041 वर्ग किलोमीटर। भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है ये थार का मरुस्थल। भारत के 4 राज्यों में है, मुख्य रूप से तो कहां पर है, राजस्थान में, लगभग राजस्थान में ही है। फिर पंजाब, हरियाणा और गुजरात, 4 राज्यों में फैला हुआ है थार का मरुस्थल। भारत में इसे हम बोलते हैं किस नाम से, थार। पाकिस्तान में इसका नाम है चोलिस्तान। पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है, थार के नाम से जाना जाता है। या इसे कहा जाता है रुक्ष क्षेत्र। रुक्ष क्षेत्र ये नाम दिया था ईश्वरी प्रसाद ने। ईश्वरी प्रसाद ने इसे क्या कहा है, रुक्ष क्षेत्र कहा है। ईश्वरी प्रसाद ने इसे रुक्ष क्षेत्र कहा है। थार के मरुस्थल को हम बहुत डिटेल से नहीं करने वाले, क्योंकि ये राजस्थान की जब ज्योग्राफी आप वहां पर ये बहुत डिटेल से हो जाता है, इसलिए केवल ये बेसिक बातें जो है ये बता दी। इसके अलावा 2-4 बातें हो रही तो वो मैं और लिखवा देता हूं आपको। का मरुस्थल, विश्व में सर्वाधिक जैव
विविधता वाला मरुस्थल। मरुस्थलों में सबसे अधिक जैव विविधता किसकी है? थार के मरुस्थल की। मरुस्थलों में अगर कोई सर्वाधिक जैव विविधता वाला पार्ट है तो वो कौन सा है? थार का मरुस्थलीय है। हाँ, ज्योग्राफी सारी ममता ढाका, ज्योग्राफी जब पढ़ा रहा हूं तो सारी ज्योग्राफी कंप्लीट ही होती है हमेशा। जो पार्ट दिया जाएगा वो मैं आपको करवाता जाऊंगा। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या विश्व में अगर जनसंख्या घनत्व देखें तो किसका है? थार के मरुस्थल। मरुस्थलों की बात हो रही है, वैसे नहीं। वैसे तो अलग अलग स्थान बदलते जाएंगे, लेकिन मरुस्थलों में देखें, मरुस्थलों की बात करें तो ये जो थार का मरुस्थल है इसमें व्यक्ति सबसे अधिक व्यक्ति रहते हैं। वैसे भी प्रसिद्ध है राजस्थान वाले व्यक्ति तो, जो एक चुटकुला सा आता है बहुत बार कि हाँ ये नरक में जाते हैं, यानी कि यमलोक में जाते हैं तो वहां पर राजस्थान वालों को नरक में, वो वहां पर भी आराम से सो रहा था तो कहा कि ये महाराज यमराज ये कहां से? तो ये कहते हैं ये राजस्थान के प्राणी हैं, चाहे कितनी भी सर्दी हो कितनी भी गर्मी हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो राजस्थान वालों के लिए वैसे भी बहुत सारे चुटकुले बन चुके हैं, तो यहाँ पर वो आराम से रह सकते हैं। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा थार के मरुस्थल का ही है और इसका अधिकतर हिस्सा कहां पर है? राजस्थान में। जैव विविधता, यानी कि यहां पर यह मरुस्थल है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार की जीव जंतु भी है यहाँ पर और वनस्पति भी यहाँ पर पाई जाती है। अन्य मरुस्थल है, जैसे अब हम बात करें सहारा मरुस्थल की, सहारा मरुस्थल में बहुत ही कम जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर एक तो हमारे मानसून आ जाता है, उसकी वजह से बरसात, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसके अरब सागर की शाखा की वजह से यहाँ पर कुछ बरसात होती है और उस बरसात के कारण यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं। और जीव जंतुओं का रहने का प्रमुख कारण क्या होता है? जब मनुष्य रहेगा तो जीव जंतु अपने आप रहेंगे, जहां मानव ही नहीं होगा वहां जीव जंतु अपने आप ही नहीं होंगे। तो ये थार के मरुस्थल के बारे में। और फिर इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए वो क्वेश्चन आते हैं बालूका स्तूप के। बालूका स्तूप देखता हूं मैं, बालूका स्तूप का अगर कोई डायग्राम पड़ा हुआ तो मैं आपको बता देता हूं एक तो। करते हैं, दो तीन डायग्राम है तो अपने वो देख लेते हैं। तीन चार जो प्रमुख बालूका स्तूप है उनके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं।
चलिए 1 मिनट, आवाज में देखता हूँ, चेक करता हूँ वापिस। ठीक है, अब देखिए, अब शायद आवाज सही आएगी। हो सकता है बैटरी डाउन हो गई, मैंने बैटरी चेंज कर ली इसकी, क्योंकि बैटरी जब डाउन हो जाती है तो आवाज अटक कराने लग जाती है। अब देखिए, जो थार का मरुस्थल, उसमें कई प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। उसमें सबसे प्रसिद्ध देखिए अनुप्रस्थ टीले। कौन से टीले आगे हमारे? अनुप्रस्थ। पवन प्रवाह की दिशा बिल्कुल सीधी सीधी सी बात ये होती है कि बिल्कुल खड़े खड़े, या हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ में हवा के, जो एग्जाम में शब्द आएगा, हवा के समकोण, यानी कि जिस दिशा से हवा आ रही है उस दिशा में देखो बिल्कुल खड़ा ढाल आ रहा है। हालांकि 90 डिग्री का कभी कोण नहीं बनेगा मरुस्थल में, एक लगभग क्या हो गया, खड़ा ढाल आ गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हवा के समकोण जो बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ कहलाते हैं, हवा के समकोण। दूसरे आते हैं हवा के हवा के बोल दीजिए पवन के समांतर, यानी कि इनका ढाल ऊंचा नहीं होगा एकदम से, ये क्या होंगे, नीचे नीचे, इसे घुमावदार रहेंगे। इनका ढाल एकदम, जैसे उसमें तो क्या था, बिल्कुल खड़ा ढाल, समकोण ढाल बोल दिया, ये हवा के लगभग समांतर है, ऐसे ऐसे समांतर बनते जाते, तो इनको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तीसरे देखिए, ये सबसे ज्यादा आते हैं, ये हवा के साथ साथ गति कर जाते हैं, हवा के साथ साथ गति कर जाते हैं। कोई स्लो आ रही है, थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। हाँ, ये हवा के साथ साथ क्या कर जाते हैं? गति कर जाते हैं। और ये कैसे बनते हैं? अर्धचंद्राकार। शब्द जब भी आएगा अर्ध चंद्राकार, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाएंगे? तो क्या कहलाएंगे? बरखान कहलाएंगे। अर्धचंद्राकार देखो,
ये दोनों तरफ सींग आ गए और ये इसका अवतल ढाल आ गया। ऐसा ही दिखाई देता है हमें चंद्रमा, जब आधा चंद्रमा होता है तो इस प्रकार दिखाई देता है। तो ये अर्ध चंद्रकाल, एक तरफ अवतल ढाल होता है और एक तरफ कैसा ढाल होता है, उत्तल ढाल। ये भी आवाज कईयों के पास अच्छी आ रही है, कईयों के पास या तो फोन में दिक्कत है या कोई नेटवर्क का इशू रहेगा आपके। जसवंत नगर आपके पास आवाज अच्छी आ रही है, ममता ढाका सही आ रही है। खुशबू, अपने फोन की आवाज तेज कीजिए खुशबू, हो सकता है आपने फोन की आवाज कम कर रखी हो। हाँ ये देखो वीरेंद्र, जासना, तुलसी सबके पास सही आ रही है। तो ये मुख्य प्रकार के, और एक हम और करने वाले हैं इंसलबर्ग। इंसलबर्ग क्या होते हैं देखो, इंसलबर्ग ये होते क्या हैं, ये पाए जाते हैं कहां पर, ध्यान रखना, ये अरावली के आसपास पाए जाएंगे। अरावली के आसपास पाए जाएंगे इंसलबर्ग। इंसलबर्ग की क्या खास बात रहेगी, देखिए इंसलबर्ग जो है उसकी क्या खास बात क्या रहने वाली है कि ये मरुस्थल है और मरुस्थल के अंदर चट्टाने निकल गई। मरुस्थल के अंदर क्या निकल गई, ये अलग से चट्टाने, जैसे कोई समुद्र में द्वीप दिखाई देता है, जैसे कोई समुद्र में द्वीप दिखाई देता है, वैसे मरुस्थल में अगर चट्टाने दिखाई दे, सीधी सी बात ध्यान रखना, जैसे समुद्र में द्वीप दिखता है वैसे मरुस्थल में अगर छोटी छोटी चट्टाने, और ऐसी चट्टाने मैंने अभी बताया कहां पर होगी, अरावली के आसपास, क्यों चट्टानी क्षेत्र अरावली वाला है, तो अरावली के आसपास अगर ऐसी चट्टाने हमें दिखाई दे तो समझ जाना कि ये क्या है, इंसलबर्ग है। तो इंसलबर्ग बालू स्तूप का रूप नहीं, किसका रूप है, ये चट्टानों का एक रूप है। फिर आ जाता है एक और, चट्टाने हैं और चट्टानों के बीच के अंदर, मरुस्थल के अंदर बन गई दोनों साइड में चट्टाने, और चट्टानों के बीच मरुस्थल होता है, वो क्या कहलाता है, बालसन। दोनों तरफ चट्टाने या चारों तरफ चट्टानों से घिरा हुआ, तारानुमा होते हैं ऐसे, तो तारा बालू का स्तूप है, बहुत सारे हैं। वो तो राजस्थान ज्योग्राफी करते हैं तो हम लगभग 15-20 प्रकार के बालू का स्तूप करते हैं। तो हम यहां पर तो बस मेन मेन जो 2-3 थी वो हम कर रहे हैं मुख्य मुख्य। तो चट्टानों के बीच का मरुस्थल, चट्टानों से घिरा हुआ मरुस्थल क्या कहलाता है, बालसन कहलाता है। मरुस्थल के बीच में बनने वाली अस्थायी झीलें क्या कहलाती है, पलाया। मरुस्थल के पास में बनने वाली अस्थायी झीलें क्या कहलाती है, पलाया। आप बालू का स्तूप बोल दो या रेत के टीले बोल दो, धोरे बोल दो, धरियन बोल दो, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है इनको। तो ये हो गए हमारे बालू का, ये थार का मरुस्थल। अब आता है हमारा जगह खाली रहेगी, प्रायद्वीपीय पठार। भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश अगर कोई है तो वो कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है। भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा जो है, बालू का स्तूप जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, ये क्षेत्र है बाड़मेर वाले। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार की बेसिक स्ट्रक्चर हम आज देखते हैं।
पहले तो मैं बताऊं इसको कितने भागों में बांट कर पढ़ने वाले हैं। एक तो इसकी बेसिक बात है, जिस भी टॉपिक को आप एक बात ध्यान में रखना, हमें अगर कोई भी टॉपिक करना होता है, हाँ कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, मेरे थोड़ी डिस्क की प्रॉब्लम है तो कमर दर्द होने लग जाती है, ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। तो देखिए कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं हम तो उसको कम से जितने ज्यादा से ज्यादा टुकड़ों में बांट सकते हो उसको टुकड़ों में बांट दो। जैसे हमने भौतिक प्रदेश करना था तो भौतिक प्रदेश को हमने पहले क्या किया, 6 टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि भारत को कितने भागों में पढ़ेंगे हम, 6 भागों में। फिर हमने जब हिमालय पढ़ा तो हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, भौतिक, प्रादेशिक और दर्रे। जब हम भौतिक विभाजन कर रहे थे तो भौतिक विभाजन को भी हमने कितने भागों में बांट दिया था आगे, यानी कि टुकड़े बांट दिए कि ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर। फिर ट्रांस की हमने 4 श्रेणियां कर ली थी, मुख्य की हमने 3 श्रेणियां कर ली थी। तो इस प्रकार जितने ज्यादा टुकड़े बने उतने ज्यादा टुकड़े बना दीजिए, टुकड़े जैसे ही बनते हैं वैसे ही हमें याद करना बहुत आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। कुलदीप सिंह क्या नाम ले लें, आरएसी पुलिस फोरम कब स्टार्ट होंगे? विक्रम जी आरएसी के भी फॉर्म आने वाले हैं जल्दी ही, और आरएसी की खास बात ये होगी कि ये सीईटी से बाहर होगी। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार को हम सामान्य रूप से एक तो इसका सामान्य विभाजन करेंगे, इसका सामान्य अध्ययन, दूसरे हम पढ़ेंगे इसके पठार, और तीसरे पढ़ेंगे इसकी पर्वत। जब हम पठार कर रहे होंगे तो कर लेंगे इसके दर्रे, जिनको बोला जाता है पश्चिमी घाट। फिर कर लेंगे इसके हम दर्रे, दर्रे जिनको क्या बोला जाता है, पश्चिमी घाट। सब इंस्पेक्टर भी जल्दी आने वाली है, सितंबर के अंदर अंदर आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आ जाएगी। महिला एएसआई और एसआई की जो पोस्टें हैं वो दोनों सितंबर के अंदर अंदर, लगभग माना जा रहा है सितंबर अक्टूबर में इनकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। हो सकता है रक्षाबंधन पर आपको तोहफा मिल जाए। रक्षाबंधन पर यह उम्मीद लगाई जा रही है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और एसआई व महिला एएसआई, ये 4 भर्तियां बड़ी आने वाली है बोली जा रही है। हाँ मैं 3-4 गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुका हूं। चलिए वापिस इधर आ जाते हैं अपने प्रायद्वीपीय पठार को, सामान्य पठार और पर्वत, बातें लास्ट में कर लेंगे 5 मिनट। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की तो देखो यहां की मिट्टी, प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टी जो है वो अधिकतर मिट्टी कैसी है, काली, और दूसरे नंबर पर आती है लाल। ये ऊपर ऊपर वाला भाग काली का और ये नीचे वाला भाग लाल का है। फिर बात की जाती है इसके ढाल की, तो इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी कि पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट। ये हम आगे पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे तो पश्चिमी घाट भी आ जाएगा और पूर्वी घाट भी आ जाएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों बातें आ जाएगी यहां पर। तो मिट्टी आ गई, इसका ढाल आ गया, तो सामान्य बातों में ये 2 बातें आ जाती है। और पठार लगभग कितना फैला हुआ है, भारत के लगभग 48.9% क्षेत्रफल पर क्या फैला हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार। लगभग सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का ही है। अभी हमारे पास आधा घंटा है, जो वाली बातें आराम से कर लेंगे, लास्ट में करेंगे। जासना जी, जसवंत नागर जी, लास्ट में कर लेंगे हम, बताऊंगा लास्ट में 5 मिनट हम इसी पर चर्चा कर लेंगे। इधर ध्यान दे लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार में जो पठार है उनकी।
सामान्य बातों में देखो दो तीन बातें आ गई कि यहां पर फसलों की बात करेंगे तो कपास हो जाएगी अधिक। फसल यहां पर कौन सी होती है, तो कपास, मक्का, मूंगफली, कहवा, कॉफी, चाय, रबर। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर फसलें पाई जाती है। कपास है, मक्का, मूंगफली, कॉफी, रबड़, चाय, ये फसलें यहाँ पर बहुतायत से होती है। एक पठार वाला हिस्सा तो आज हम कर ही लेते हैं। इधर से स्टार्ट करते हैं हम, कौन कौन से पठार है अपने यहाँ पर। हाँ, कहवा कॉफी कोई बोलते हैं। देखो प्रायद्वीप लगभग तो पठार है ही है, तो इस प्रायद्वीप पे पठार के अंदर देखिए कौन कौन से पठार आ जाते हैं अपने। इधर आ जाता है ये चीजें, बुला लियो, रेड है मेरा। इधर आ जाएंगे कौन सा पठार, मेवाड़ का पठार। ये पार्ट आ जाता है हमारा हाड़ौती, और ये पूरा क्षेत्र कहलाता है मालवा का पठार। और ये बीच बीच वाला ये वाला क्षेत्र राजस्थान में मालवा के पठार का जो भाग है वो कहलाता है कौन सा पठार है, हाड़ौती का पठार। राजस्थान में मालवा के पठार को क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार। ये अरेबिका उसकी नस्ल है। इसके बाद देखो ये वाला जो क्षेत्र हमारा, जो झांसी वाला, ये कहलाता है रुहेलखंड का। रुहेलखंड या इसे बोला जाता है बुंदेलखंड का पठार। रुहेलखंड या बुंदेलखंड का पठार। ये इधर आ जाएगा इस साइड में बैतूल पठार। बैतूल पठार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर आ जाएगा कौन सा, बैतूल पठार। ये जो झारखंड है, झारखंड है, ये झारखंड के अंदर आता है कौन सा पठार, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। और छोटे नागपुर को कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। रूर प्रदेश, छोटे नागपुर के पठार को कहते हैं भारत का रूर प्रदेश। महिला एसआई में सीटी नहीं है।
छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का क्या कहा जाता है, रूर प्रदेश। ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इसके बीचों बीच से गुजरती है एक नदी। नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी, दामोदर नदी गुजरती है छोटे नागपुर के पठार के बीच से। इससे ऊपर वाला, नीचे वाला भाग तो कहलाता है रांची का पठार। नीचे वाला भाग तो क्या कहलाता है, रांची का पठार। ऊपर वाला कहलाता है हजारीबाग। पीछे एक बार एग्जाम में आ गया था कोडरमा, ध्यान रखना। तो हजारीबाग या कोडरमा का पठार कहलाता है ये, हजारीबाग या कोडरमा का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार जो है, इसके दो रूप है। इसको दामोदर नदी इसको दो भागों में बांटती है। इसके दक्षिणी हिस्सा कहलाता है रांची का पठार और उत्तरी हिस्सा कहलाता है हजारीबाग। और हजारीबाग का एक बार एग्जाम में नाम आ चुका है, इसलिए मैं आपको साथ में लिखा रहा हूं। हजारीबाग को किस नाम से जानते हैं, कोडरमा के पठार के नाम से। हजारीबाग कौन सा है, कोडरमा का पठार। आगे चलते हम। छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। रूर प्रदेश वास्तव में कहां पर है, जर्मनी में। रूर प्रदेश कहां पर है, जर्मनी के अंदर है। और जर्मनी जो है, जर्मनी में इनका ये बातों वाला सिलसिला हम लास्ट 5 मिनट करेंगे, पठार वाला हिस्सा कर लेते हैं। जर्मनी में रूर प्रदेश जो है, ये लोहा उत्पादन, लोहा व कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और हमारा ये क्षेत्र भी लोहा व कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सीधी सी बात है, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। और हमारा छोटा नागपुर का पठार भी खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। फिर इधर मेघालय वाला जो पार्ट है, इसमें आ जाता है कौन सा पठार, मेघालय का पठार। मेघालय का पठार। और असम के अंदर आए एक पठार आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, कार्बी ऑनलॉग का पठार। कार्बी ऑनलॉग का पठार मेघालय में, मेघालय का पठार है। और असम में है कार्बी ऑनलॉग पठार। ये प्रसिद्ध किस लिए, वो देखिए, यहां की चोटियां बहुत प्रसिद्ध है। मेघालय की 3 प्रसिद्ध चोटियां आती है इस पर। सबसे इधर आती है गारो, फिर आती है खासी। खासी चोटी पर ही मेघालय की राजधानी है शिलोंग। फिर आती है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां। और कार्बी ऑनलॉग पठार पर आती है इसी के जस्ट आगे मिक्किर हिल्स। ये 4 पहाड़ियां। और एक उधर हिमालय वाले पार्ट में की थी हमने नागा पहाड़ियां। खासी पहाड़ी पर वैसे हम पढ़ेंगे आगे, जब मानसून पढ़ेंगे, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी यहीं पर होगा। मासिन ग्राम, चेरापूंजी जो है वो खासी की पहाड़ियों पर ही है। तो देखो, गारो, खासी, जयंतिया। और आगे चलेंगे तो मिक्किर हिल्स। अभी पीछे एक रीट का पेपर हुआ था 2018 वाला, उसके अंदर कहा था कि इन पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम क्रम बताइए। तो पूर्व से पश्चिम में मिक्किर हिल्स, जयंतिया, खासी और गारो आ गई। क्या आ गई, गारो। अब ध्यान से देखो, इधर जो ये हजारीबाग का पठार था, इसमें इधर एक पहाड़ी है जिसका नाम है राजमहल की पहाड़ी। इधर लिख रहा हूं मैं,
राजमहल की पहाड़ी। हालांकि इस हजारीबाग की सबसे ऊंची चोटी जो है वो पारसनाथ है। पारसनाथ चोटी छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी छोटे नागपुर के पठार की सबसे पूर्वी चोटी जो वो कौन सी है? राजमहल की पहाड़ियां बिल्कुल पूर्व के अंदर आ जाएगी इसमें। और इधर मेघालय के पठार में सबसे पश्चिम में कौन सी है? गारो। तो यहां पर हमें ये वाला जो स्थान है, ये बीच वाला, ये वाला जो स्थान है, यहां पर क्या हुआ? इधर वाला पठार टूट गया इस पठार से, ये दो पठार अलग रह गए, है प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से। जासना सर जी कितने लाइव है इस वक्त? लगभग 500 से प्लस प्लस होंगे। तो राजमहल की पहाड़ियां इधर आ गई, इधर कौन सी आ गई? गारो। ये बीच का गेप रह गया एक, मेघालय और छोटा नागपुर के पठार में बीच में ये क्या रह गया? एक गेप आ गया। इस गेप का जो नाम है वो बोलते हैं मालदा गेप। किस नाम से जाना जाता है इस गेप को? मालदा गेप। इस गेप को क्या कहते हैं? मालदा गेप कहा जाता है। सर पामीर भी पठार का नाम है क्या? हाँ, पामीर लिखा था हमने, आपने क्लास नहीं लगाई होगी। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार था। मालदा गेप को एक नाम और दिया गया है। इधर कौन सी थी? राजमहल। इधर कौन सी थी? इस मालदा गेप को ही राजमहल, राजमहल गारो गेप कहा जाता है, क्योंकि इधर राजमहल और इधर सबसे इधर गारो है। तो दोनों के बीच का गेप, इसलिए दोनों पहाड़ियों के बीच का गेप आ गया, तो दोनों पहाड़ियों का नाम दे दिया राजमहल गारो गेप। राजमहल गारो गेप। तो ये कहानी होगी इधर की, बस इतनी थी। एक बार वापस सुन लीजिए ये कहानी पूरी। इधर कौन सा था? छोटा नागपुर का पठार, इधर मेघालय का पठार, इन दोनों के बीच का गेप है, उसे किस नाम से जानते हैं? मालदा गेप। तो छोटे नागपुर के पठार की सबसे पूर्वी पहाड़ियां कौन सी है? राजमहल। और मेघालय के पठार की सबसे पश्चिम गारो। तो इस गेप के दोनों तरफ की जो पहाड़ियां हैं वही नाम और दे दिया इसको, राजमहल गारो गेप। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है कि गारो खासी जयंतियां राजस्थान भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो अधिकतर यहां पर लिखेंगे हिमालय। तो हमें हिमालय नहीं लिखना है, ये बात ध्यान में रखना। हमने कहां पर किया इनको? पठारी प्रदेश में किया। तो ये प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है ऊपर। जरूर देखने में ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल हिमालय में चले गए, लेकिन ये हिमालय के अंदर नहीं लिखने हैं। चाहे वो मेघालय का पठार हो, चाहे वो कार्बी ऑनलोक का पठार हो, ये सारे के सारे किसके हिस्से है? ये बनावट के रूप में किसके साथ बने हुए हैं? जो बनने का जो कालक्रम है, जो इसकी संरचनात्मक जो संरचना है, वो सारे के सारे प्रायद्वीपीय पठार से मिलती है। इसलिए किसके हिस्से माने गए? ये प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से माने गए हैं। न्यू में ले लेते हैं। अभी देखिए ये नीचे वाला हिस्सा सारा खाली पड़ा है अपना। अभी नीचे के दो तीन पठार है वो लिखने हैं हमें। पहाड़ियां तो है ही नहीं, दो तीन पठार पठार बचे हैं। अब पहाड़ियां तो हम कल करेंगे, आज होगी नहीं पहाड़ियां। तो आज तो पठार पठार ही होंगे हमने। बस दो तीन पठारों के नाम बचे हैं हमारे। ये इधर वाला जो पार्ट है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहां पर जो पठार है उसका नाम है दंडकारण्य। दंडकारण्य पठार। क्या नाम है इसका? दंडकारण्य पठार।
हाँ, आंसर प्रायद्वीप पे पठार ही होगा। राम अवतार तंवर। नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स मैंने पहले ही कह दिया, बार बार कह रहा हूं, नोट्स इसके आप नक्शों में ही लिखते जाएंगे। नक्शे, इसे नक्शों वाली बुकलेट ले आइए। जब तक नक्शा याद नहीं होगा, जब तक आप नक्शों में नहीं लिखोगे, ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि इनके स्थान अगर हम ऐसे याद करने लग जाए, अब दंडकारण्य पठार यहाँ पर डायग्राम में बन गया कि यहाँ पर है दंडकारण्य। अब हम लिखेंगे अलग से दंडकारण्य पठार, ये ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। अब हमें ये दिमाग में नहीं आएगा, हम हो सकता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इधर बड़ा सा बना दें, ये है इस क्षेत्र में इतना सा। तो ये नक्शा अगर होगा आपके पास तभी अच्छे से समझ में आने वाली बात। अब तेलंगाना का पठार है इसके जस्ट बगल में, तेलंगाना का पठार। अब तेलंगाना का नाम आते ही हम सोचेंगे तेलंगाना में, जबकि ये तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में फैला हुआ है तेलंगाना का पठार जो है वो। दंडकारण्य, दंडकारण्य का अर्थ क्या होता है ध्यान रखिए। दंडकारण्य का अर्थ होता है वन। दंडकारण्य यानी कि वनों वाला पठार। दंडकारण्य वाला यानी कि वन वाला पठार। यहां पर जंगल है, दंडकारण्य वन यानी कि जंगल। जंगलों वाला पठार, जंगलों वाला पठार। तो ये यहां पर है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है तेलंगाना का पठार। इसके ऊपर ऊपर महाराष्ट्र में फैला हुआ है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है उसका पूर्वी हिस्सा कहलाता है विदर्भ। दक्कन के पठार का पूर्वी हिस्सा क्या कहलाता है? विदर्भ। और पश्चिमी हिस्सा कहलाता है सह्याद्री। पश्चिमी हिस्सा क्या कहलाता है? सह्याद्री कहलाता है। पठार पूरे कर्नाटक में फैला हुआ है। कर्नाटक में तो नाम क्या होगा? कर्नाटक का पठार। इसका दक्षिणी हिस्सा जो है वो कहलाता है मैसूर का पठार। मैसूर का पठार। और उत्तरी हिस्सा कहलाता है बेंगलुरु का पठार। बेंगलुरु का पठार। इस बेंगलुरु के पठार को कहा जाता है मलानगिरी। मलानगिरी का पठार, यानी कि बेंगलुरु बोल दीजिए या बोल दीजिए इसे मलानगिरी। बेंगलुरु या क्या बोल सकते हैं इसे हमें? सुमन चौधरी गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी डिटेल से चल रही है दिल्ली पुलिस की, देखते हैं। ये क्लासें भी लगाते रहिए, दिल्ली पुलिस में बहुत डिटेल अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो यहां से आ जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। आपको बार बार ज्योग्राफी की क्लासें नहीं लगानी पड़ेगी, यही क्लासें अगर आप लगाते जा रहे हो तो ये हो गए हमारे प्रमुख प्रमुख पठार। प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख प्रमुख पठार हो चुके हैं। कल हम करेंगे इसके अंदर, आज के लिए इतना ही। कल हम यहां पर करने वाले हैं यहां की प्रमुख पहाड़ियां और चोटियां। प्रमुख पहाड़ियां और चोटियां, और एक रह गए यहां के प्रमुख दर्रे। तो जो दर्रे और चोटियां हैं वो हम कल करेंगे। हाँ, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो।